वेलकम माई यूट्यूब चैनल। दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीसी यानी डीलेट फोर्थ सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत पढ़ेंगे 2019 का पेपर। इसके पहले मैंने 2017, 18, 16 का पेपर ला चुका हूँ। ये 2019 के पेपर है। मैं पिछली वीडियो बता चुका हूँ, मैं आपके लिए एक स्पेशल मॉडल पेपर ला रहा हूँ जो आने वाले पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वो कुछ ही दिनों में आने वाला है। आपको खाली एक ही वीडियो देखना है, एक वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय संख्या -32/-100। परिमेय संख्या -32/-100 का आपको सरलता रूप बताना है। इसका क्या होगा? देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको बिना सॉल्व किए ही आंसर आ जाते हैं, सॉल्व नहीं करना पड़ता। जैसे कि यहाँ पर दिया है -32/-100। अगर ये माइनस यहाँ पर है, माइनस नीचे है, कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? ये बचेगा 32/100, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, प्लस में आंसर आएगा। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन प्लस में है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 ये प्लस में है, इसका मतलब आंसर सही है 8/25। ठीक है, ये हमने बिना सॉल्व के हल किए। अगर हमको सॉल्व करना है तो अगर 32 है 32/100 लिखेंगे, चिन्ह कट जाएंगे आपस में, चिन्ह लगेंगे नहीं। देखेंगे किससे कटता किससे है, तो उसको हम काटने की कोशिश करते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाए 4×8 = 32, और 4 से भी काट देंगे तो 4 दूनी 8 और 4×5 = 20, अर्थात 8/25 इसका आंसर आ जाएगा। तभी इसका आंसर बी 3M आ रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 0.00001 का घनमूल बताना है। देखिए, इस तरह क्वेश्चन में मेन होता है स्थान इसका दशमलव में, क्योंकि एक का घनमूल सबको मालूम है, इसका एक ही होता है। इसमें अंतर ये होता है कि आपको दशमलव के स्थान कहाँ पर लेना है। ठीक है, तो घनमूल की संख्या जब घनमूल निकालते हैं उससे साबित हो जाता है कि किस संख्या का आप 3 में गुणा कर देंगे तो वह इसका क्या होता है? घन होता है। इसको उल्टा कर लेते हैं, अर्थात 3 में आपको एक बाहर निकालना है, वही आपका घनमूल होता है। तो देखिएगा, संख्या दी है, इसके हम 3 जोड़े बनाएंगे, ए जोड़ा ये, ए जोड़ा ये, ए जोड़ा ये बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको 3 में एक बाहर निकालना था, हमारे जोड़ बाहर निकाल लेंगे तो आएगा 0.1। तो 0.01 इसका आप सही, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। इस तरह हम सभी क्वेश्चन में करेंगे। कहीं कहीं पर यहाँ पर 8 दे सकता है, ठीक है, कहीं पर 27 दे सकता है। तो आपको ऐसे करना है, पीछे से 2 जोड़े बनाने हैं, तो जो पहले 2 जोड़े में जो आंसर आएगा वही इसका आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर 3 कह रहा है कि 3x = 6 है, तो 4x + y = 14 हो तो y का मान बताना है, क्या होगा? देखिए यहाँ पर x बराबर दिया 3, x बराबर दिया 6, इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा, अर्थात x बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। इस x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे इस समीकरण में, तो यहाँ पर 4 है गुणे, जहाँ पर x वहाँ रखेंगे 2 + y बराबर हो जाएगा 14। इसको गुणा कर लेंगे, 14 दूनी 8 आ जाएगा, 8y बराबर हो जाएगा 14। इसको हम 75 कर देंगे, y बराबर हो जाएगा 14 - 8, क्यों यहाँ पर पॉजिटिव का है, जब बराबर को उधर साइड जाएगा तो जाएगा माइनस का, तो 14 में 8 काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो y का मान आया 6, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि sin 60/cos 30 का मान। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर के पेपर देने से पहले आपके साइन की वैल्यू को मान आपको याद करना पड़ेगा। ये लगभग हर साल के पेपर में रखा गया है और रखा भी जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जितने भी मान होते हैं आपको याद करके जाना है। देखते हैं, यह कह रहा है sin 60/cos 30। देखिए sin 60 का मान कितना होता है? देखिए sin 60 का मान होता है √3/2, और cos 30 का मान भी आपका होता है √3/2। ठीक, ऊपर नीचे सेम सेम में कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला देखते हैं, कह रहा है 7 की पावर 1/5 और नीचे 7 की पावर 1/3 है। तो आपने रूल पढ़ा हुआ है, अगर a/a हो, उसकी पावर m और n हो, अर्थात आधार समान हो, घात अलग अलग हो, भाग कर रहे हो तो घातें हमेशा घट जाती हैं, भाग करने पर घातें घट जाती। तो सेम से यहाँ पर भी है, इनका आधार सेम है तो करेंगे क्या? 7 रहेगा, क्योंकि भाग कर रहे हैं तो ऊपर वाले में 1/5 - 1/3 घट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/5 - 1/3। इनको
एलसीएम द्वारा हल करेंगे तो 5 3 का एलसीएम आएगा 15, 5 का भाग देंगे 15 में जाएगा 3, माइनस 5 का भाग 3 का भाग देंगे 15 में तो 5 बार जाएगा, 5 गुणा करेंगे 1 में से 5, तो 5 में 3 चलेंगे जाएगा 2, माइनस 2 आएगा बटे 15, क्योंकि -5 बड़ा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा। देखिए 7 की पावर क्या आएगा, माइनस का 2 बटे 15। देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। देखिए घनमूल आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्यूब रखेंगे तो 3 रखेंगे और लिखेंगे अंदर 8000। ये तो इसका गुणाखंड कर लिए तो भी आ जाएगा, अगर नहीं करता आप ऐसे कर लीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए, 8 × 1000 कर लीजिए, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होती है, हम यहाँ रख लेते हैं। अब देखिए 8 किसका घनमूल होता है, ये 2 का होता है, और 1000 किसका होता है, ये होता है 10 का। ठीक है, हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 10 गुणा करेंगे 2 में जाएगा 20, ये इसका सही आंसर है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 6² - 25 = 0 हो तो हल करना, अर्थात एक्स का मान निकालना है आपको। देखिए हम माइनस का है, इसको बराबर उधर ले जाएंगे तो 16x² बराबर ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ पर x² के बगल में 16 गुणे के रूप में इसको फैसला कर देंगे तो x² बराबर आ जाएगा 25/16। यहाँ के स्क्वायर तोड़ेंगे तो x बराबर आ जाएगा √25/16। अब देखेंगे 25 किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है 5 का, और 16 किसका है 4 का। इसका आंसर आएगा 5/4, एक्स का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 12 12 13 12 10 का आपको बहुलक बताना है। आपको मालूम बहुलक वो कहलाता है जिसमें बहुत से पद होते हैं, अर्थात जिस पद की संख्या ज़्यादा होती है वह उसकी संख्या कहलाती है। देखिए इसमें कौन सा पद सब बार आया हुआ है, तो देखिए 12 यहाँ पर 3 बार आया है, अर्थात 12 की संख्या ज़्यादा है, इसका बहुलक आ जाएगा 12, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई की परत घुमाया जाता है तो बने बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना। देखिए इस तरह सवालों में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये मॉडल पेपर इसके पास लाऊंगा मैं, इसमें इस तरह के 5-6 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिससे आपको इस तरह सवाल लगाने का आइडिया लग जाएगा कि सवाल कैसे लगाया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन कहता है परितः लगाने का, ठीक है, एक परितः होता है, एक अनुदिश होता है। तो जो वीडियो में लाऊंगा मॉडल पेपर में उसमें 2 तरह के सवाल हल किए जाएंगे। देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबा है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ाई दी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गलत बना है क्योंकि चौड़ाई कम है, तो यहाँ पर ऐसे बनना चाहिए, लंबाई ज़्यादा है इसकी। चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसमें अब पहले क्या आता है, सवाल लगाने से पहले आप नोट करना पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले हम नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल में आपको एक चीज़ नोट करने वाली बात होती है। देखिए आयत की लंबाई दिया है, चौड़ाई दी हुई है। अगर सवाल में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो करना क्या है कि जिस भुजा के परितः घुमा जाता है, ठीक है, जिस भुजा के परितः घुमा जाता है उस भुजा की जो लंबाई होती है बेलन की ऊंचाई होती है, ये आपको नोट करके चलना है। अगर यहाँ पर लंबाई के परितः घुमाया गया है अर्थात लंबाई इसकी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अगर ये चौड़ाई के परितः घुमाया गया है तो चौड़ाई इसकी आपकी लंबाई बन जाएगी अर्थात ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना, यही इसका पॉइंट है। अगर एक ऊंचाई बन जाएगी तो ऑटोमेटिक आपकी दूसरी आपकी परिधि बन जाएगी, कि जैसे बनेगा, क्योंकि बेलन बनेगा, बेलन तो लंबाई तो रहेगी ही, लेकिन नीचे की चौड़ाई है वो आपकी गोल गोल हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी। जब ये गोल बनेगा अर्थात ये वृत्त बनेगा, ये वृत्त है, ये वृत्त के किनारे बॉर्डर बोलते हैं परिधि, तो नीचे वाली बॉर्डर बन जाएगी परिधि। तो हम नोट करेंगे यहाँ पर लंबाई दी है, लंबाई यहाँ की ऊंचाई हो जाएगी, ये लिखेंगे आयत की, हाँ देखेंगे आयत की ऊंचाई h बराबर दी 10 सेंटीमीटर, अर्थात बेलन की जो परिधि हो जाएगी, बेलन की वृत्त बनता है उसकी परिधि हो जाएगी 2πr 3.5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर आर की वैल्यू निकालना था, त्रिज्या की वैल्यू निकालनी है, इसको भाषांतर कर देंगे, यह भाग दिया जाएगा तो 3.5/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल आती है। निकालना क्या है, हमको आयतन ज्ञात करना है। लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो आपको मालूम है बेलन का आयतन क्या होता है। देखिए बेलन का आयतन होता है πa²h। यहाँ पर पाई रखा रहेगा, आर त्रिज्या हमारे पास 3.5, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, गुणेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए पाई, इसको हल करेंगे तो 3.5 गुणे 3.5/2 गुणे 2 होगा, और गुणे यहाँ पर 10 रहेगा। यहाँ 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, और यहाँ से 2 से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम नोट करेंगे 3.5 गुणे 5। अब यहाँ पर 2 पाई दिया है, 2 रहेगा, और पाई का मान होता है 22/7, तो 22 यहाँ रखेगा तो ऊपर हमारे पास 7 हो जाएगी। तो हम इसको कैलकुलेशन जब करेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगी। जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन हमारा कैलकुलेट करने पर हमारा आता है 9.74 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन पूछ रहा है और आयतन मात्रा मीटर क्यूब में होता है, तो ये आपके आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पर पाई का मान जब कुछ कहता नहीं है तो हमेशा पाई के मान हमेशा 22/7 रख के सवाल हल करते हैं, ठीक है, तो हल हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस तरफ कह रहा है कि गुणाखंड है, देखा समीकरण है, इसको हल करना है। देखिए इसका सेटअप अलग दिया हुआ है, क्योंकि हमारा पास नियम क्या होता है कि a² + bx + c होता है, अर्थात जो बड़ी घात होती है पहले होती है, फिर छोटी घात होती है। तो सेटअप करेंगे, यहाँ पर x² आ जाएगा, इस 2 घात x के पावर 2 घात है, इससे छोटी हमारे पास ये है x वाली, तो इसको पास में रखेंगे, ये 9 बगल में ले जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ हो गया, ऐसे सवाल को लगाने हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज तो प्राप्त हो जाती है। तो अब इस सवाल को हल करने के लिए मैंने बताया था कि पहले इस पद को लास्ट पद में गुणा करते हैं, तो हमारे पास हो जाता है 9, अर्थात 9 का 9 आ जाएगा, या आप 9² कर लीजिए, अर्थात गुणा करने पर ऐसे 2 पद बताने हैं कि गुणा करने पर 9 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा 6, यहाँ पर आपको मैंने लिखा -6 रखा हुआ। गुणा करने पर आपको 9 मिलना चाहिए और यहाँ पर 6 मिले, अर्थात अगर -3 और 3 ले लें, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। 3 होते हैं क्या, 6, ठीक है। और 3 गुणा करने पर 3 का आता है 9 आता है। हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये भी माइनस का, ये माइनस का, माइनस को आप जोड़ देते हैं तो माइनस का 6 निकलता है, और माइनस को गुणा कर देते हैं माइनस में तो प्लस आ जाता है। तो हमें चिन्हों के अनुसार हमको लेना पड़ता है। फिर देख लीजिए, हमको ऐसे 2 पद ढूंढने पड़ते हैं, इसे गुणा करने पर 9 आ जाए और यहाँ पर जोड़ने पर 6 आ जाए। देखिए तो हमने क्या किया, 3 लिया, 3 गुणा 3 करने पर 6 9 आ गया, और 3 जोड़ दिया माइनस लगाकर तो -6 आ गया। अर्थात जहाँ पर -6 लिखा है इससे कोई मतलब नहीं होता, मेन होता है ये जो आपने इसको बनाया है, बीच वाले पद जो आप बनाया है वही मेन होता है बस। तो x² रखिए माइनस, तो जहाँ पर -6 वहाँ रखेंगे 3x -3x और +9। फिर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर हमने ये वैल्यू बनाई है इस वैल्यू उठाकर आपको ये रख देना बस, अब कुछ नहीं करना आपको, हो गया। फिर 2 पद यहाँ ले लिए हैं, 2 पद यहाँ लेना है, दोनों कुछ कॉमन निकलेगा, आप कॉमन बाहर निकाल लीजिए। देखिए इसमें कॉमन क्या है, हमारे पास x है, यहाँ बचता है x माइनस बचता 3। देखिए यहाँ पर कॉमन हमारे पास 3 है, हम यहाँ पर माइनस भी कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि पहले वाले पद में माइनस है, यह प्लस है, अगर प्लस से माइनस निकाल लेंगे ये बन जाएगा माइनस का, जो माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, और 9 में हमने 3 निकाल लिया, बचेगा 3 बराबर 0। फिर समझिए सभी को गुणनखंड करने पर यही प्रॉब्लम होती है कि माइनस कैसे निकाला गया, क्योंकि यहाँ पर -3 है, इस पद को यहाँ माइनस लाना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस है, और प्लस जो हमेशा होता है वो 2 माइनस के साथ होता है, क्योंकि मालूम है कि माइनस गुणे माइनस करने पर होता है प्लस, यहाँ से एक माइनस निकल जाएगा तो बचेगा हमारे पास माइनस का, तो हमने रख दिया। फिर देखिए हमारे पास 2 पद बचते हैं, एक पद हमारे पास ये है, एक पद हमारे पास ये है, दोनों में कॉमन क्या निकलता है, फिर वही सेम है, तो x -3 आएगा,
दूसरे क्वेश्चन में भी आएगा x-3 आएगा बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन जाता है x-3 की पावर 2 बराबर 0 बन जाएगा। तो x-3 बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि x 2 बार आया हुआ है x-3 तो x के जो हमारे वैल्यू आएंगे 3 ही प्राप्त होंगे। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो ये 0 का वर्ग होता नहीं है, तो x-3 बराबर 0 आएगा। अच्छा करना 3 है, क्योंकि यहाँ पर 2 हमको मान प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब कथी दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार का, कह रहा है कि cot 45 माइनस sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 का मान क्या होगा। फिर बता चुका हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इन सभी के वैल्यू आपको याद होने चाहिए तभी आप सवाल हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। देखिए सवाल हल करने से पहले देखिए एक कॉट दिया है। ठीक है, cot 45 का मान पहले ये देख लीजिए कि cot 45 किसका उल्टा होता है, tan का। तो पता करिए कि tan 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 मान 1 होता है, तो अगर tan 45 मान 1 है तो cot 45 मान भी 1 होगा। ठीक है, माइनस sin स्क्वायर 45 मतलब अर्थात sin 45 मान क्या होता है, 1/√2 होता है, लेकिन इसके ऊपर होल स्क्वायर रखा तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे। माइनस cos स्क्वायर 45, देखिए sin स्क्वायर 45 हो चाहे cos स्क्वायर 45 हो, इन सभी के मान हमारा जो है 1/√2 का मतलब cos 45 का मान भी 1/√2 होता है और sin स्क्वायर का मान भी 1/√2 होता है, प्लस sin 90 हमारे पास 1 होता है, यहाँ पर 1 रख लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाती है। चलिए इसको करते हैं, 1 प्लस सॉरी माइनस है, इसका तोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस ये उसको तोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 1। ठीक है, ये 1 है ये 1 है, जुड़ जाएंगे 2 हो जाएंगे, माइनस 1/2 माइनस 1/2। हमने 2 क्यों लिया है, देखिए यहाँ पर आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए आधा ये भी है आधा ये भी है। ठीक है, आधा जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, है ना। 1/2 क्या आधा होता है, 1/2 भी आधा होता है, आधा जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा और 2 में 1 चले जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे एलसीएम द्वारा भी आप कर सकते हैं, 1/2 माइनस 1/2। ठीक, इन दोनों क्लासें निकालेंगे, आएगा 2 का भाग देंगे 2 में आ जाएगा 1, 1 गुणा कर देंगे ऊपर, इस तरह ऊपर ऐसे कर देंगे तो -1 तो जाएगा -2/2, ये कट जाएगा। तो क्या हमको प्राप्त हुआ, -1, तो वही हमने रखा है। यहाँ पर व्यवहारिक रूप से सवाल को हल कर सकते हैं, हमका आंसर मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए समुच्चय, अर्थात ए समुच्चय का मान दिया है 1 3 5 7 और बी समुच्चय का मान दिया है 5 7 8 9। तो ए यूनियन बी अर्थात ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का मान बताना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी दिया हुआ है, पहले हमारे पास ए है। देखिए हम जैसे बताते हैं आपको पेपर में लगाना है, हम वैसे ही आपको सवाल लगा के दिखाते हैं कि आपको एग्जाम में पूरे में मिल जाए। तो यहाँ पर ए के मान दिया है 1 3 5 7, यूनियन लगा दीजिए 5 7 8 9, ये यूनियन का मान होता है। देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का नाम ही है समूह, अर्थात इन सभी को शामिल करना है। शामिल करने के लिए कभी भी इंटरसेक्शन में समुच्चय में किसी चीज़ का रिपीट नहीं हो जाता, वो उतनी बार होता है। अर्थात जिसमें जो दिया है, दोनों जो दिया है सभी को हम एक साथ लिख लेते हैं। जैसे 1 यहाँ दिया है 1 यहाँ दिया नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे, 3 यहाँ दिया है लेकिन 3 इसको दिया नहीं है तो भी लिख लेंगे, 5 7 यहाँ पर है 5 7 नोट कर लेंगे और 5 7 यहाँ पर भी है। तो मैंने क्या कहा था, किसी चीज़ को रिपीट आपको नहीं करना है, उसको आपको एक ही बार लिखना है बस। यहाँ पर बचा 8, ये बचा है 9। तो देखिए इन सभी चीज़ों इसमें दोनों दिया है, इनमें जो शामिल हम चीज़ को शामिल कर लेते हैं, मिला लेते हैं, यही इसका ए यूनियन बी हो जाता है। इसी तरह जब हम ए इंटरसेक्टर बी निकालेंगे, इसको भी ऐसे नोट करेंगे 1 3 5 7 इंटरसेक्शन 5 7। देखिए ए इंटरसेक्शन बी दिया है, इसमें क्या होता है कि जो दोनों शामिल होता है मतलब कॉमन होता है। ठीक है, जो दोनों चीज़ मिलता है
उसको हम बाहर निकालें। जैसे यहाँ पर 5 7 मिल रहा है, दोनों में है, तो ये 5 7 आ जाएगा, ये इसका आंसर होता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपके यूनियन पूछे तो यूनियन में आपको सब कुछ शामिल कर लेना है, और इंटरसेक्शन पूछे तो अब आपको दोनों जो कॉमन है वो निकालना, यही इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस टाइप का कि 12 मात्रा बटन का बहुलक आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। बताता है बहुलक उसे कहते हैं जो पद जितनी सबसे बार आया ज़्यादा आया हो अथवा उसकी बारंबारता ज़्यादा हो, वही इसका बहुलक कहलाता है। अब देखेंगे यहाँ पर 12 बारता 17 की 17 बार आई है, 17 की 7 बार आई है, ठीक है। 17 कितनी बार आया, 7 बार आया है, तो यही इस बहुलक है। अब यहाँ लिख सकते हैं, हमें सारणी देखने में स्पष्ट होता है कि 17 जो है 7 बार आया है, अर्थात 17 की 12 बारता 7 है, तो इसका बहुलक हमारा होगा 7। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 17 7 बार आया, इसका जो बहुलक हो गया हमारा 17 होगा। तो ये इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला टाइप क्वेश्चन दिया है कि पांच चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है दिया हुआ है, बी ए सी का मान 40 दिया है, बी ए सी का मान 40 दिया है, ओ बी सी तथा इन दोनों साथ इनका मान बताना है आपको, ठीक है। देखिए हम बताते हैं कि देखिए आपको ये मालूम है ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त के केंद्र से आपके पास देखिए परिधि पर एक कोण बना हुआ है, और इसी वृत्त के केंद्र की परिधि से बना हुआ कोण ये है, परिधि बना हुआ कोण, अर्थात वृत्त पर बना हुआ कोण जो होता है वृत्त की परिधि के बना हुआ कोण का डबल होता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिज्या है कि नहीं, ठीक है। तो आपको मालूम है अगर त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने कोण भी आपके बराबर होते हैं। तो भाई नोट करते हैं, सवाल जो दिया हुआ है वो नोट करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमें पता है अगर 40 का है तो यहाँ पर जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 80 का बनेगा, क्योंकि वृत्त की परिधि बना कोण वृत्त के केंद्र का आधा होता है, अर्थात केंद्र वाला कोण इसका दुगना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यही भी ये हेडिंग लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र बना कोण परिधि के केंद्र का दुगना होता है, ये भी लिख सकते हैं। देखिए जब ये वैल्यू को प्राप्त हो जाती है तो यहाँ त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ओ बी सी में बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी सब ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ है ही नहीं है, खाली आपको त्रिभुज ध्यान देना है बस। ये हमको प्राप्त हो जाता है 80। सोचिए ये भुजा बराबर इसके है तो कोण भी बराबर तो होगा, ये कोण बराबर इसके, अर्थात इन दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज के जो अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 से होता है। सोचिए कि त्रिभुज के अंतः कोण का योग होता है 180, 180 में 80 निकाल गए बच्चे क्या, 100, तो 100 जो होंगे ये वो कोण आपस में बराबर बढ़ जाएंगे, अर्थात 50 ये हो जाएगा, 50 ये हो जाएगा। अब इसी को हमको एक व्यवहारिक रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज में ये कोण ये कोण अगर मिला दिया जाए इसका मान होता है 180 होता है। ये त्रिभुज के आपके अंतः कोण कहलाते हैं, ये आपको यहाँ तक आपको मालूम है। ये ओ बी ओ सी का मान आपका 80 दिया हुआ है। जब दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो ये कोण इसका हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। जब इसके बराबर हो जाएगा तो हमारे पास मिल जाएंगे 2 ओ बी सी, ठीक, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब बराबर होंगे तो कोई भी ले लीजिए, चाहे अभी और ले लीजिए चाहे ये वाले ले लीजिए, 2 हो जाएंगे तो 2 ए बी सी बराबर 180 हो जाएगा। 80 को 75 कर देंगे, घट जाएगा तो बचेगा 100, 2 का यहाँ भाग दे देंगे 50, अर्थात ओ बी सी का मान दिया 50, ओ बी सी बराबर देखिए यहाँ पर ओ बी सी बराबर दिया है ओ सी बी के, ठीक है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज बराबर भुजाओं के सामने कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ओ बी सी बराबर ओ सी बी के। अगर ओ बी सी बराबर 50 है तो ओ सी बी भी क्या होगा, 50 होगा, यह इसका आंसर है। तो इस तरह पेपर में आपको सवाल लगाना है, जैसे सवाल कह रहा है आपको वैसे ही आपको लगाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि यह 15 क्वेश्चन पहले हम बात कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके पहले हम क्वेश्चन जो दिए हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या को बतानी है। 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपको होनी चाहिए, ऐसे बताना है जो 6 अंक की संख्या वो हो। तब पहले नोट करते हैं कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या,
आपको मालूम है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है हमारे पास ये। ठीक है, अब आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, मतलब पूर्ण वर्ग हो जाए आपको ऐसा बताना है। तो क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या तो है ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 9 9 9 9 9 का निकालेंगे वर्गमूल। तो लिख सकते हैं ऐसे इसको 9 9 9 9 9 9, इसको निकालेंगे वर्गमूल। देखिए, तो हम क्या करते हैं, भाग 20 से इस संख्या का निकालते हैं वर्गमूल। जैसे वर्गमूल निकालते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जब इस संख्या को निकालते हैं तो हमारे पास 9 9 9 3 बार आता है, अर्थात 9 9 9 का जो वर्ग निकाला जाएगा, निकालने पर ये संख्या क्या होती है, एक्स्ट्रा, है ना, ये ज़्यादा निकलती है। देखिए, मैंने इस सवाल को पहले सॉल्व कर लिया है, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। आपको भाग में से वर्ग निकालना आपको आना चाहिए। कभी भी ऐसा सवाल आता है कि 6 अंक की छोटी संख्या बताइए और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, बड़ी बताइए, तो आपको ऐसे ही आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो आपके पास ले आऊँगा। देखिए, जब हम ये स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह ये बच रहा है, इसके बाद हम निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ ये संख्या क्या हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो जो बच रहा है अगर इसको घटा दे तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अर्थात लिख सकते हैं अतः है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा को हम जब घटा देंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या वही होती है जब इसका शेषफल क्या बचे, 0 बचे, तब तो होती है। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं बच रहा है, तो इस संख्या को घटा देंगे, लिखेंगे अतः है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 में आपको 19 घटा देना, 98 घटा देना है, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1 0 0 8 9 9। यही आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप सोच रहे हैं कि हमें जोड़ा क्यों नहीं, अगर हम जोड़ देते हैं तो ये संख्या 9 से ज़्यादा निकल जाती, अर्थात ये 7 अंक की हो जाती, क्योंकि एक्स्ट्रा है, इस बार को घटाना पड़ा। ठीक है, इसी तरह सवाल आता है छोटे से छोटी पूर्ण संख्या निकालने के लिए। तो जब मैं एक मॉडल पेपर लेकर आऊँगा तो उसमें कई सारे इस तरह क्वेश्चन आपके पास शामिल होंगे, तो आप जितने भी कन्फ्यूजन है सब आपका दूर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई की आपकी 3 गुनी है। ठीक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई कितनी गुनी, 3 गुनी। तो हम चौड़ाई मानते हैं y मान लेते हैं और लंबाई x मान लेते हैं। जब हमारा प्रश्नानुसार कहता है, प्रश्नानुसार जो लंबाई है अर्थात x है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, ये समीकरण फंस दिया। जो आपकी ये है लंबाई है वो चौड़ाई कितनी है, 3 गुनी के बराबर है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन जाता है। अगर यदि बाग का क्षेत्रफल 243 है, तो अगर चौड़ाई ये लंबाई ये है, तब आयताकार बाग का क्षेत्र हमारे पास एक्स वाई प्राप्त हो जाएगा। हो गया नहीं होगा। अब एक्चुअली में क्षेत्रफल दिया है 243 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ। अब यहाँ देखिए एक्स हमारा किसके बराबर है, एक्स हमारा 3y के बराबर है, 3y रख देंगे, गुणे y बराबर हो जाएगा 243। 3 से काट देंगे तो 3 8 24, 3 का नाम 3, y गुणा y करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, y गुणे y स्क्वायर, यहाँ पर काटने में आया 81। जो y का मान निकालेंगे जाएगा 9। यह आपको मालूम है क्योंकि y का ये स्क्वायर में है, ये अंडर रूट हो जाएगा, इसका मान 9 हो जाता है। 81 किसका वर्गमूल है, 9। अर्थात जो y है चौड़ाई हमको मिल गई 9। देखिए यहाँ पूछ रहा है लंबाई पूछ रहा है, तो करेंगे बाग की, तो यहाँ मीटर दिया है तो यहाँ पर मात्रा मीटर में ही आएगा। बाग की लंबाई बराबर, तो लंबाई हमारे पास x है, ठीक,
जहाँ पर एक्स और एक्स बराबर दिया है 3y के समीकरण 1 से, यहाँ समीकरण 2 मान लीजिए। और यहाँ लिख सकते हैं कि x का मान रखने पर, ये भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन जब सॉल्व हल करते हैं। तो देखिए 3 गुणे y का मान हमारे पास 9 दिया है, तो 9 27 से जाएगा। ये x का मान है, अर्थात ये लंबाई अब निकल आई 27 मीटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन ये है गुणाखंड का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपने अभी तक इस तरह सवाल आपने नहीं पढ़े थे जो आपके अंश बटे हर में हो। देखिए इस चैप्टर में आपके पास इस टाइप क्वेश्चन दिया है, तो जब आपके पास इस टाइप क्वेश्चन दिए होते तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप सवाल हल करने के लिए ये नीचे का जो हर है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं कि कब टूटेगा, जब हम क्या करेंगे x² + 3x + 9 बटे 4 में 4 गुणा करेंगे ऊपर और 4 गुणा करेंगे नीचे। ठीक है, यदि हम 4 कामा निकालेंगे तभी इसको हल कर सकते हैं। देखिए ये नीचे वाला 4 है वैसे रखा रहेगा, ऊपर और 4 गुणा अंदर गुणा कर देंगे, तो ये 4 गुणा करेंगे इसमें तो 4x²। इसको देखते हैं, देखिए इतना हर होता है कि हर तोड़ने के लिए ये हर तभी टूटेगा जब ऊपर आपके पास 4 आ जाएगा। तो ऊपर 4 आने क्या करेंगे, 4/4 का हम क्या कर देंगे, गुणा भाग कर देंगे। तो ऊपर वाला 4 है वो अंदर चला जाएगा, तो 4x² आ जाएगा, प्लस 4 गुणा करेंगे 3 4 3 12 आ जाएगा x, और 4 गुणा करेंगे यहाँ पर तो 4 गुणे 9/4 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा 1/4, 4x² + 12x + 9। ये वैसे गुणनखंड बन गया जैसे हम पहले करते रहे, दिख रहा है स्पष्ट रूप से। तो हम करते क्या हैं, जो अंतिम वाला पद है वो लास्ट पद गुणा करते हैं, तो 9 गुणे 4 बराबर कितना आ गया 36। अब आपको ऐसे दो पद बताने हैं कि गुणा करने पर 36 आ जाए या जोड़ने पर 12 आ जाए। तो 12 लाने के लिए अगर हम 6 + 6 जोड़ दें तो कितना आता है 12, और 6 गुणे 6 कर दें कितना आता है 36। तो मिल गए यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 है तो 12x है, वहाँ लिखेंगे 6x + 6x, क्योंकि 6x + 6 जोड़ेंगे तो 12x हमको मिल जाएगा। तो 4x² जहाँ पर 12x है वहाँ लिखेंगे +6x + 6x + 9। यहाँ तो बात क्लियर हुई। यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 2 पद यहाँ लेंगे, 2 पद आपके पास यहाँ लिखें, दोनों में क्या कामा है। अब यहाँ पर कामा ले रहे हैं तो यहाँ पर जो छोटा ब्रैकेट है यहाँ पर अब लगेगा करले ब्रैकेट में जिला कोष्ठक लग जाएगा। दोनों हमारा कामन है 2, तो यहाँ भी x यहाँ भी x कामन निकाल लेंगे। जब 2 निकल जाएगा तो हमारे पास बचेंगे 2 4 में, और 2x में 1x निकल जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 1। 6 में जब 2 निकालेंगे यहाँ बचेंगे 3, एक गुणे के रूप में है 2 3 6 हो जाएगा, प्लस। अब देखिए दोनों में क्या कामन है, अब देख रहे हैं 6 3 दूनी 6 3 के 9, तीनों में 3 कामन है बस। तो यहाँ 6 में 3 निकल जाएंगे, बचेंगे यहाँ पर 2, बगल में रखा है x, फिर प्लस 9 में 3 निकालने बचेगा 3, क्योंकि गुणाखंड के रूप में निकाला जाता है। अब देख रहे हैं फिर इस चीज़ द्वारा फिर कामन हो रहा है 1/4, इस चीज़ कामन निकाल लेंगे, इसको देखिए दोनों फिर कामन है, तो एक कोष्ठ हो जाएगा 2x + 3, और दूसरे कोष्ठ में बचेगा हमारे पास 2x + 3। ठीक है, तो ये एक क्या है गुणनखंड के रूप में आ गया, यह इसका आंसर है। कभी भी कुछ अगर आता है सवाल आपके पास ऐसा आता है तो इसको हटाने के लिए उस संख्या का ऊपर से भाग कर दीजिए, बस यहाँ पे कट जाएगा। तो हमको जैसे सिंपल सवाल हमने किया है हमको वैसे सवाल मिल जाएगा। देखने में कठिन लग रहा था, कठिन एक्चुअली में नहीं है। अब सवालों को आप ऐसे ही हल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, यह इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 15 को, पुनः उस क्वेश्चन में आगे चलते हैं और सवाल को लगाते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बाग की लंबाई आपकी 180 मीटर है, चौड़ाई आपकी 120 मीटर है। कह रहे बाग के बीचों बीच एक समकोण को बनाते हुए, बीचों बीच क्या है समकोण बनाते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते निकाले गए हैं। एक रास्ता ये निकाला गया है, एक आपका ये निकाला गया है। इसे हम कोण पर काटते हैं। कह रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च है 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दर से
ज्ञात करना। देखिए अगर मीटर स्क्वायर पर दिया है, इसका मतलब जो रास्ता है वो रास्ते का आपको निकालना है क्षेत्र। बस आपको कुछ लेना नहीं है, आपको रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इस तरह सवाल हल करने के लिए पहले आपको इनकी लंबाई चौड़ाई आपको मालूम होनी चाहिए, इस तरह आपको आसानी से सवाल हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो सवाल लगाते हैं। सवाल थोड़ा सा कठिन है, इसी सवाल में थोड़ा सा लिखा पढ़ा ज़्यादा होता है और टाइम लगता है। देखिए इस सवाल में हमने सवाल दिया हुआ है उनको हमने ABCD द्वारा इंडिकेट कर दिया है। हमको रास्ते क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आपका इसमें देखेंगे, पहले आप इसमें देखिए, इस वाले आयत में देखिए। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर मार्ग, चलिए ये भी देख लेते हैं, पहले ये वाला सवाल देख लेते हैं। ये वाला, ये भी देखिए, ये भी इतना बड़ा मार्ग है, इतना लंबा है, और ये चौड़ाई कितनी है 3। ये हो गई, ये मान ली चौड़ाई ये है, लंबाई आपकी ये है। ठीक है, लिखेंगे मार्ग EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये EH इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, 180 गुणे 3 मीटर स्क्वायर के। देखिए यहाँ पर चौड़ाई यहाँ 3 दी है और लंबाई मान लीजिए 180 दी हुई है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, होता नहीं होता। चौड़ाई हमारे पास ये दी है, लंबाई आपके ये दिया है, तो क्षेत्रफल निकल आएगा 6854 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आयत है, आयत बन रहा है। अब देखिए जब हम क्षेत्रफल बनाते हैं तो ये बीच वाला एरिया इससे जो क्षेत्र में शामिल है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। जो हम MNTO है इसमें क्या है, शामिल है, और इस वाले एरिया में भी शामिल है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसके क्षेत्रफल निकालिए, और बीच वाले एरिया को घटा दीजिए, जो हमारे पास मार्ग है उसका क्षेत्रफल निकाल आएगा। इस तरह सवाल क्या करते हैं, जो रास्ता दिया है उसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए और बीच वाले घटा दीजिए, तो ऐसा निकल आता है। इसी तरह हम करेंगे मार्ग PQRS का क्षेत्रफल। इस तरह जब इसका निकालेंगे तो देख रहे होंगे इसकी लंबाई दी है 120 गुणे चौड़ाई आपको दी है 3, तो 3 मीटर स्क्वायर, तो 12×3 36 मीटर स्क्वायर निकला है। अब आप जानते हैं एक उभयनिष्ठ मार्ग है, उभयनिष्ठ मार्ग कौन सा है, ये MNOT है। देखिए ये MNOT है का क्षेत्रफल गल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये अगर 3 गुणे 3 मीटर स्क्वायर, अर्थात 9 मीटर स्क्वायर। यह तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि MNT दोनों शामिल है इसलिए हमने इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ा। तो हमारे पास देखेंगे कि ये दोनों में शामिल है और इसके क्षेत्रफल 9 है, तो पूरे वाले क्षेत्रफल में इसको हटा देते हैं, लिखेंगे इसलिए संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल 540 प्लस 360 माइनस 9 मीटर स्क्वायर, जिसे मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 0 0 9 माइनस 9 मीटर स्क्वायर, अर्थात 891 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए सवाल में कह रहा है कि 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात यहाँ देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल दिया है 851 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अर्थात एक, यहाँ देखेंगे यहाँ पर दिया है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना दिया है, 12 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर का हमारे पास कितना दिया है, 891, तो 891 मीटर स्क्वायर मार्ग का खर्च बराबर हो जाएगा 891 गुणे 12 रुपये। जब आप गुणा करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 10,692 रुपये, ये इसका आंसर है। तो इस तरह सवाल को आप ऐसे हल करेंगे। ये रहे 2000, आप हल कर रहे थे 2019 का मॉडल पेपर, तो संभव तो आपको ये क्वेश्चन बताए हुए हैं, आपको जरूर अच्छे लगे होंगे।
तो अच्छे लगे हैं तो दोस्तों शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो और हमारे चैनल को सपोर्ट मिले। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।